विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र अलग प्रश्न होता है, श्वसन प्रक्रिया अलग प्रश्न होती है। तो इस वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जब श्वसन प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो कुपिका के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप बोलोगे कि श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, कुपिका क्या होती है, तो आप वीडियो देखते रहिए, अच्छी तरह समझ में आएगा। एक से एक इंटरेस्टेड चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले श्वसन तंत्र यानी श्वास लेने में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, सबके नाम अपने को लिख देना है, वो कहलाता है श्वसन तंत्र। यहाँ पर आकृति आपको दिख रही है। अब देखिए, मनुष्य के श्वसन तंत्र की शुरुआत नासा द्वार से होती है। देखिए, नाक के पास जो छिद्र होता है उसको हम कहते हैं नासा द्वार। नासा द्वार जब आगे नली के रूप में आगे बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं श्वास नली। तो नासा द्वार के बाद क्या आता है, श्वास नली आती है। श्वास नली जब आगे जा कर के श्वास नली जब आगे जाती है और फेफड़ों की तरफ, देखिए यहाँ पे श्वास नली यहाँ से यहाँ तक आई और दो फेफड़े होते हैं। तो प्रत्येक फेफड़ों की तरफ जब दो भागों में विभाजित हो जाती है तो जहाँ से ये दो भागों में विभाजित होती है इस भाग को कहते हैं श्वसनी। अब ये श्वसनी जाकर के अपने अपने फेफड़ों में फिर अनेक भागों में, बहुत सारे भागों में चारों तरफ जाल की तरफ फैल जाती है, तो इसको हम कहते हैं श्वसनिका। देखिए यहाँ पर ये श्वसनिका है, ये भी श्वसनिका है। ये श्वास नली आगे आकर के दो भागों में विभाजित हुई है, श्वसनी कहलाती है। तो ये वाला भी श्वसनी है और ये वाला भी श्वसनी है। अब ये श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी रचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, नाक के अग्रभाग को जो छिद्र होता है उसको हम कहते हैं नासा द्वार। नासा द्वार आगे बढ़ करके कहाँ खुलता है, श्वास नली में खुलता है। यहाँ पर कंठ भी होता है। श्वास नली आकर के दोनों फेफड़ों के लिए दो भागों में विभाजित हो जाती है। उन दोनों भागों को हम कहते हैं श्वसनी। देखिए, ये श्वसनी रहा, ये भी श्वसनी रहा। अब श्वसनी जाकर के अपने अपने फेफड़ों में, यानी इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, चारों तरफ फैल जाती है, तो इसको हम कहते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी एक रचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। सारे अंग आ गए, ठीक है। तो पहला मुद्दा अपने को क्या पढ़ना है, श्वसन तंत्र पढ़ना है। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, ऐसे ही बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आईएमपी प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न क्या है, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, यही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। मनुष्य का श्वसन तंत्र आकृति के साथ समझाओ। देखिए, इसमें ये आकृति बनानी जरूरी है, आपके बुक में ऐसी आकृति दी गई है, इसको आप बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो देखिए, मनुष्य के श्वसन तंत्र में नासा द्वार, मैं बताया ही नासा द्वार कहाँ पर आता है, नाक के अग्रभाग में जो छिद्र होता है नासा द्वार है। श्वास नली, ये वाला भाग क्या है, श्वास नली है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। श्वसनी, श्वसनी यहाँ से, जहाँ से दो भाग में विभाजित होती है, इसको कहते हैं श्वसनी। और श्वसनिका, ये श्वसनी जाकर के अपने अपने फेफड़ों में कई भागों में बढ़ती है, श्वसनिका कहलाती है। कुपिका कोश, कुपिका कोश बताया ही, ये श्वसनिका के अग्रभाग पर जो गोल गोल गुब्बारे जैसी रचना होती है उसको हम कहते हैं कुपिका कोश। एवं फेफड़े, देखिए ये रहा फेफड़े, इतने अंगों का समावेश होता है, ठीक है। तो पहला मुद्दा समझ में आ गया। दूसरा मुद्दा ये है कि नासा द्वार के द्वारा, नासा द्वार के द्वारा का मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि हम लोगों का नाक है, तो नाक के द्वारा हवा शरीर में प्रवेश करता है। ये बताओ, हवा शरीर में कैसे प्रवेश करता है, नाक के द्वारा करता है, नासा द्वार के द्वारा करता है। और उसके बाद नासा द्वार के अंदर हम अपने नाक की संरचना को अंदर से ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे असंख्य बाल होते हैं। और वह बाल क्या करते हैं, जो हवा में धूल के कण होते हैं, धूल के कणों को छानने का काम करते हैं। धूल के कणों को क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। छानने के काम को विज्ञान की भाषा में निस्यंदन कहा जाता है, निस्यंदित करते हैं, ठीक है। कौन, बाल, कहाँ के बाल, तो नासा द्वार के अंदर के बाल। देखो, नासा द्वार के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, धूल के कणों को निस्यंदित करते हैं। अब एक काम और है
जो नाक की दीवार को कांच के सामने आप अंदर से ध्यान से देखोगे तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और वह चिपचिपा पदार्थ क्या करता है? चिपचिपा पदार्थ निस्यंदन का कार्य करने में सहायता करता है, यानी धूल को छानने में सहायता करता है। यानी आसान शब्दों में हम लोग ऐसा समझे कि ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है इसको हम कहते हैं श्लेष्मा। और श्लेष्मा क्या करता है? जो धूल के कण आते हैं वो धूल के कण श्लेष्मा में जाके चिपक जाते हैं और वो नाक में ही रह जाते हैं, और वो क्या होता है? शुद्ध हवा अंदर जाती है। अब ध्यान से समझ लेना, हवा को शुद्ध करने का काम नासा द्वार के अंदर बाल करते हैं और चिपचिपा पदार्थ जो होता है श्लेष्मा वो करता है। दोनों मिल करके हवा को छान देते हैं, निस्यंदित कर देते हैं। वहाँ से शुद्ध हवा कहाँ पहुँचती है? श्वास नली में पहुँचती है इससे। तो ये देखो यहाँ पे दूसरा मुद्दा हम देख लेते हैं कि नासा द्वार के द्वारा हवा शरीर में प्रवेश करता है। विकल्प के लिए याद रखना कि हवा प्रवेश किस अंग से करता है? नासा द्वार से। नासा द्वार के अंदर क्या होते हैं? नासा द्वार के अंदर बाल होते हैं जो हवा में उपस्थित धूल के कणों को निस्यंदित करते हैं। निस्यंदित का मतलब होता है छानना। और नासा द्वार में स्थित श्लेष्मा, श्लेष्मा का मतलब बताया चिपचिपा पदार्थ। नाक के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, धूल जाकर के वहीं पर चिपक जाता है, धूल फेफड़े में नहीं जा पाता, इसलिए हमारे शरीर को नुकसान होने से बच जाता है। नासा द्वार से हवा कहाँ पर आएगा? कंठ में आएगा। यहाँ वाले भाग को हम कहते हैं कंठ। अब देखिए, नासा द्वार से हवा कहाँ पहुँचती है? कंठ में पहुँचती है। अब इस कंठ की जो संरचना होती है इस तरह से होती है, और इसके अंदर एक सी आकार का एक वलय होता है, और वो किससे बना होता है? उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का वलय होता है। इसका काम क्या होता है कि श्वास नली को चिपकने से रोकता है। ये उपास्थि का मतलब हमारे कान के ऊपर वाला भाग, जो बाहर वाला भाग है, ये उपास्थि का बना हुआ है। यानी उसको मोड़ के जैसे हाथ हटाओगे कान के भाग को तो कान अपने आप सीधा हो जाता है। उपास्थि का बनने का मतलब ये है कि किसी कारणवश अगर ये दब भी गया, श्वास नली दब भी गई, जैसे यहाँ से दबाव हटेगा वो अपने आप खुल जाएगा, श्वास नली खुल जाएगी। तो ये जो उपास्थि का वलय होता है सी आकार का, वो क्या करता है? श्वास नली को चिपकने से रोकता है। चिपकने से जो रोकता है उसको हम लोग कहते हैं विज्ञान की भाषा में निपतित होने से रोकता है। क्या करने से रोकता है? निपतित होने से। बाजू में आप लिख लेना, चिपकने से रोकता है। ये बात समझ में आ गई। नासा द्वार के अंदर क्या था? सूक्ष्म बाल थे और श्लेष्मा। इनका काम क्या था? धूल के कणों को रोकना या निस्यंदित करना। वहाँ से हवा पहुँच गई कंठ में। कंठ के अंदर क्या होता है? सी आकार का उपास्थि का वलय होता है। इसका काम क्या होता है? श्वास नली को चिपकने से रोकना। किसी किसी दमा के पेशेंट को आप लोग देखे होंगे कि श्वास नली में तकलीफ होने लगती है श्वास लेने में, यानी उनका ये उपास्थि का वलय कमज़ोर हो जाता है, तो श्वास नली चिपकने लगती है और उनको श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है। अब उसके बाद हवा का हम देखिए, तो इस मुद्दे को यहाँ पर श्वास नासा द्वार से वायु कंठ में प्रवेश करता है। कंठ में उपास्थि के वलय होते हैं जो श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। अब श्वास नली फेफड़े की ओर जाकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताया। श्वास नली फेफड़े की तरफ जाकर के दो भागों में बट जाती है कि ये इधर और दूसरी इधर। इसको हम क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। तो यही मुद्दा यहाँ पर लिखा गया है कि श्वास नली फेफड़े की ओर आगे जाकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक श्वसनी अपने तरफ के फेफड़ों में जाकर अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है जिसे श्वसनिका कहते हैं। ये वाली आकृति आप देखिए, ये श्वसनी आकर के और यहाँ पर अनेक छोटे छोटे भागों में इस तरह से बट जाती है। ये श्वसनी यहाँ से आई और यहाँ पर अनेक छोटे छोटे भागों में बट गई, तो इसको हम क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। देखिए देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? श्वसनिका। इसके बाद श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी रचना होती है जिसे कुपिका कहते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बता दिया था कि श्वसनिका के अंतिम सिरे पर ये लास्ट में गुब्बारे जैसी रचना होती है, इसकी क्या कहलाती है? कुपिका। आकृति में भी देखिए, कुपिका को अलग से बना करके यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, कुपिका गैसों के विनिमय का कार्य करती है। शरीर में ऑक्सीजन को भेजना
और शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना, ये कार्य कौन करता है? कूपिका करती है। कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। कूपिका का ये कार्य है कि कूपिका क्या करती है? हवा में से ऑक्सीजन ग्रहण करती है और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। ये प्रश्न अपना पूरा हो गया। दूसरे प्रश्न में ऐसे दिया हुआ है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखो मनुष्य की श्वसन की क्रियाविधि, यानी श्वसन प्रक्रिया या श्वसन की क्रिया के बारे में अपने को पढ़ना है। अब देखिए, इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हम ध्यान से समझें कि जब भी हम श्वास को ग्रहण करते हैं, यानी श्वास को जब अंदर लेते हैं, तो श्वास जब अंदर जाएगा तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठ जाती है। पसलियाँ किसको बोलते हैं? तो जो फेफड़े के ऊपर हड्डी होती है अपने, जिसको छाती की हड्डी बोलते हैं, उसको हम पसलियाँ बोलते हैं। पसलियाँ क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। जब पसलियाँ ऊपर उठेगी तो वक्ष गुहा का मतलब कि फेफड़े के आसपास का अंदर वाला भाग, वक्ष गुहा का विस्तार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का विस्तार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर से ध्यान से समझिए, जब श्वास को हम अंदर ग्रहण करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं, तो हमारी पसलियाँ यानी फेफड़े के ऊपर जो हड्डी होती है छाती की, वो ऊपर उठ जाती है और वक्ष गुहा का विस्तार बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का विस्तार बढ़ने का मतलब कि जो हमारा छाती वाला भाग है थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है, तो अंदर जगह ज़्यादा हो जाती है। अब दूसरा काम क्या होता है? उसी समय जब श्वास हम अंदर लिए थे तो उस समय अपना फेफड़ा वायु से भर जाता है, यानी हवा से भर जाता है। वायु से फेफड़े क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। पहले इतना हम लोग देखें नोट्स में। पहला मुद्दा यही है, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठ जाती है, हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। डायाफ्राम किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर देखिए एक आकृति दिया गया है, तो ये अंदर वाला भाग जो ये है, ये कहलाएगा डायाफ्राम। डायाफ्राम और क्या हो जाएगा? चपटा हो जाता है। डायाफ्राम चपटा हो जाता है, पहला हो गया। अब उसी समय वक्ष गुहा का विस्तार बड़ा हो जाता है। जब हम, ये भी आप लोगों को बता दिया कि वक्ष गुहा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। फिर उसी समय क्या होता है? हवा तो फेफड़े के पास पहुँचे हैं, श्वास हम अंदर लिए हैं, तो हवा कहाँ पे पहुँच गए? फेफड़े के पास पहुँच गए। तो तीसरा मुद्दा देखें कि वायु वातावरण से अंदर जा करके फेफड़ों में भर जाता है और कूपिका भी ऑक्सीजन से भर जाता है। कूपिका यानी देखिए यहाँ पर ये कूपिका लास्ट वाले भाग में गोल गोल था, वो भी ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अब इसके बाद जब कूपिका के देखिए फेफड़ों में हवा भर गया, हवा किसके पास पहुंच गया? कूपिका के पास पहुंच गया। अब कूपिका क्या करेगा? कूपिका करता है कि वायु से ऑक्सीजन ले करके, कूपिका क्या करता है कि हवा में से ऑक्सीजन को ले करके और उस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ध्यान से समझना, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। कूपिका क्या करेगा? हवा में से ऑक्सीजन को ग्रहण करके और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। यही मुद्दा दिया हुआ है कि कूपिका वायु से ऑक्सीजन ले करके रुधिर के द्वारा, यानी ब्लड के साथ मिल करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अब इसके बाद शेष शरीर से, यानी शरीर के अलग अलग भाग से, शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास पहुंचता है? कूपिका के पास। कूपिका के पास पहुंच जाता है और यह भी किसके द्वारा आता है? रुधिर के द्वारा ही आता है। कुल मिला के आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान के चलो कि ये फेफड़े हैं हमारे, इसके अंदर ये गोल गोल कूपिकाएं होती है। अब इसके बाहर क्या होता है? शरीर होता है। तो जब हवा यहाँ से कूपिका के पास आएगा तो कूपिका लेकर के कहाँ पहुँचा देगा? शरीर के अलग अलग भागों में छोटी छोटी नसों के द्वारा पहुँचा देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में, तो वहाँ पर ही आएगा।
अब शरीर के कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ पर आएगा, कूपिका के पास आएगा, और वही कूपिका वापस फेफड़ों को देगा और फेफड़े ऊपर नाक से बाहर कर देंगे, जिसको हम कहते हैं कि श्वास बाहर हुआ। देखिए, तो शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका के पास रुधिर के द्वारा लाया जाता है। अब इसके बाद वाला मुद्दा है, जब श्वास हम बाहर छोड़ते हैं तो वक्ष गुहा का विस्तार कम हो जाता है। देखिए, जब हम श्वास अंदर लिए थे तो वक्ष गुहा का विस्तार क्या हुआ था, बढ़ गया था। लेकिन श्वास जब बाहर छोड़ेंगे तो ठीक इसका उल्टा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्ष गुहा का विस्तार कम हो जाएगा। अब जब वक्ष गुहा का विस्तार कम हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नासिका के द्वारा यानी नाक के द्वारा वापस बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़े कूपिका के बारे में कि कूपिका क्या है, या कूपिका के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करें। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है कई बार कूपिका के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर कूपिका के बारे में पहला मुद्दा क्या दिया गया है कि फुफ्फुस के यानी फेफड़े के, ठीक है, अंदर, फुफ्फुस के अंदर यानी फेफड़े के अंदर, ठीक है, फेफड़े के अंदर श्वसनिका के अंतिम सिरे पर, ये क्या था, श्वसनिका था। देखिए, इस तरह से एक बड़ा सा फेफड़ा हम बनाए तो समझ में आएगा, ये है श्वसनिका। श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गोल गुब्बारे जैसी रचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। देखिए, पहला मुद्दा यही है कि फुफ्फुस के अंदर श्वसनिका के अंतिम सिरे पर छोटी छोटी गुब्बारे जैसी रचना को कूपिका कहते हैं। ठीक है, कूपिका क्या करती है, तो गैसों के आदान प्रदान के लिए, ये बताओ हमारे शरीर में कौन कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कूपिका क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। गैसों का आदान प्रदान करने के लिए यह सतह उपलब्ध कराती है। कौन सी सतह, विशाल सतह, विशाल यानी बड़ी सतह, यानी कूपिका के अंदर की दीवार एकदम चौड़ी हो जाती है, फैली हुई होती है। ठीक है, तो ये गैसों के आदान प्रदान के लिए बड़ी सी सतह बनाने का कार्य करती है। तो अगला मुद्दा यही है कि कूपिका गैसों के विनिमय के लिए विशाल सतह उपलब्ध कराती है। याद रखना खाली जगह के लिए, कूपिका काम क्या है, गैसों, कौन कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के विनिमय के लिए यानी आदान प्रदान के लिए विशाल सतह उपलब्ध कराती है। कूपिका के पास इतनी सतह होती है, मतलब ये अंदर इतना फैला हुआ है पतला, कि अगर इसको फैला दिया जाए तो लगभग 80 वर्ग मीटर जगह को ये घेर लेगा। कूपिका की दीवार पे कैसी होती है, तो कूपिका की दीवार पर रुधिर केशिकाओं की, जो ब्लड के सेल्स होते हैं, उनकी विशाल और जालीदार रचना होती है। इसको आपको याद करना है। ये प्रश्न